Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Medda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक अफेयर्स, द इकोनॉमिक जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020. बेसिकली करंट अफेयर्स के अंदर ये हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट है. बेसिकली करंट अफेयर्स के अंदर हम इकोनॉमिक जीके को इकोनॉमी की जो न्यूज़ होती है उनको अलग से डिस्कस करते हैं. इकोनॉमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर, इन सबको हम अलग से डिस्कस करते हैं. दैट इज अंडर द इकोनॉमिक जीके. तो आज हम इनकी बात करेंगे सेकंड वीक, दैट इज 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर 2020. तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्वाइन कर लो. बढ़ते हैं आगे. हेलो दिनेश जी, आ जाओ. बाकी लोग भी स्टार्ट करते हैं क्लास को. और अगर प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो क्लास में. अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले लक्षद्वीप. देखिए भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से एक हमारा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप. अब लक्षद्वीप क्या हुआ? लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना दैट इज 100% ऑर्गेनिक. 100% ऑर्गेनिक. फर्स्ट स्टेट तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है. फर्स्ट स्टेट, इंडिया का जो फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है वो है सिक्किम. तो स्टेट तो हमारे पास ऑलरेडी था सिक्किम. सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. और अभी लक्षद्वीप क्या हुआ? लक्षद्वीप बन गया पहला यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि 100% ऑर्गेनिक. अब ऑर्गेनिक का बोलने का मतलब क्या होता है? यहां पे जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, उसमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइड्स का या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है. किसी भी तरह के सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. बिल्कुल सेफर फूड्स होते हैं, बिल्कुल सेफर फूड्स होते हैं, ठीक है. देखिए ये जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये क्या है? दीज आर द पॉइजन्स, ठीक है. केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स क्या है? पॉइजन. तो ये फूड में क्या करते हैं? पॉइजन मिलाते हैं, है ही पॉइजन. तो हम जब भी फूड खाते हैं तो हम धो के खा लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है. हम जो फूड लेते हैं हम उसको वॉश करके खा लेते हैं. बट ये जो केमिकल होते हैं, केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका जो इफेक्ट है ये सिर्फ खाने वाले को ही नहीं होता है, ये लैंड को भी इफेक्ट करते हैं. ये हमारी भूमि को बंजर बनाते हैं, ये हमारी लैंड को बंजर बनाते हैं. जो लैंड आज केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के चलते हुए फूड ग्रेन्स पैदा करके दे रही है, आने वाले कुछ टाइम में ये लैंड बंजर हो जाएगी. तो बेटर चीज यही है कि आज हम इनको केमिकल और फर्टिलाइजर्स को छोड़ के हम बेटर है ऑर्गेनिक की तरफ मूव ऑन करें, ऑर्गेनिक की तरफ हम मूव ऑन कर जाएं. तो उसी के चलते हुए स्टेट्स अपने लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही हैं. तो अभी सिक्किम हमारे पास पहले से एक स्टेट था और यूनियन टेरिटरी बना है लक्षद्वीप. 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. अब लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. कावारटी इसकी कैपिटल है. और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, यहां पे एक पॉइंट मैं आपको हमारा मिसलेनियस डीके वाला भी कवर कर देता हूं. लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब स्टेट्स में गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटीज में होता है, कुछ यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है. तो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे इनका नाम था दिनेश्वर शर्मा. दिनेश्वर शर्मा. तो दिनेश्वर शर्मा अब नहीं रहे, अब नहीं रहे. तो उनकी जगह पे जो दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, उनको यहां पे एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, उनको यहां पे एडिशनल चार्ज दे दिया गया. तो अब प्रफुल्ल पटेल क्या है? लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर. तो पहले कौन था? दिनेश्वर शर्मा. दिनेश्वर शर्मा वो अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, ठीक है. कोई डाउट? ईपीएफओ के लिए भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जी हां दिनेश जी, इसमें भी क्लास में भी आज कुछ स्कीम्स की बात होगी, एक दो स्कीम्स की बात इसमें भी होने वाली है. और बाकी की जो स्कीम्स है मैं टाइम टू टाइम अपनी क्लास में पढ़ाता भी रहता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है करंट अफेयर्स का हिस्सा ही बन जाती है स्कीम्स. तो आप ध्यान से सुनिया करिए, उसमें काफी सारी स्कीम्स की बात हम कर लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है. हम बात करेंगे जब भी एग्जाम आने वाला होगा, जब एग्जाम आ जाएगा तब हम उसके नियर अबाउट अलग से स्कीम्स की क्लासेस भी कंटिन्यू कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लेना साथ के साथ, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है साथ के साथ पूछ लेना. नेक्स्ट देखते हैं ओडिशा.
उड़ीसा के कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया एमएसपी को लेके। देखिए एमएसपी क्या होता है, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, हमारे पास जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, खरीफ, रबी, तो इन क्रॉप्स को लेके क्या होता है, सरकार इन क्रॉप्स के होने से पहले ही एक प्राइस डिक्लेयर कर देती है, वो प्राइस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये एमएसपी पे कौन खरीदता है, एमएसपी पे सरकार खरीदती है। एमएसपी से कौन खरीदता है किसान से फूड, वो है सरकार, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसान से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदता है। देखिए सरकार फसल का एक प्राइस दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही डिक्लेयर कर देती है, ठीक है, फसल के होने से पहले ही। अब किसान के पास जो ऑप्शंस होते हैं, किसान की फसल जब पैदा होती है तो किसान के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं बेचने के लिए, ठीक है, किसान अपने मार्केट, फ्री मार्केट में कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। अब जो बिल चल रहे हैं उसके पहले भी किसान कहीं भी बेच सकता था। दूसरी ऑप्शन किसान के पास होती है एपीएमसीज, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, ठीक है, मंडियां जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद किसान के पास ऑप्शन होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो किसान को जहां बेटर प्राइस मिलता है, क्योंकि सरकार पहले डिक्लेयर देते हैं भैया आपकी मर्जी है कहां बेचना है, हम आपको इतना दे सकते हैं, आपको हमें देना है तो हमें दो, तो हमें देना है तो आप एफसीआई के गोदाम में जाइए, वहां जाके दे दीजिए, ये प्राइस है हमारा, ये प्राइस है हमारा। एमएसपी पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बट एमएसपी जो किसान को मिलता है, क्या वो एक्चुअली जो रिकमेंडेशन एमएसपी के लिए आई थी उसके अकॉर्डिंग मिलता है? नहीं। देखिए 2004 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, स्वामीनाथन क्या था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, दैट इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में आई थी। उसके बाद बनाया गया था नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, जिसके चेयरमैन खुद एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है, जिसके चेयरमैन खुद एम एस स्वामीनाथन थे। और इस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो एमएसपी होगा, ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, वो किसान का जो लागत मूल्य है, किसान को जो खर्चा आता है उसके खेती पे, ठीक है, उसकी खेती से 50% ज्यादा होना चाहिए, 50% हायर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। अब सरकार ने एमएसपी तो दिया, बट स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस नहीं दी, 50% हायर नहीं दिया, ठीक है, लागत मूल्य से कम ही मिल पाता है, इतना 50% ज्यादा नहीं मिल पाता है किसान को, ठीक है, मिलता ज्यादा है बट 50% ज्यादा नहीं मिल पाता। तो ओडिशा के कैबिनेट ने, ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है, ठीक है, बीजेडी, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ओडिशा के कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया सेंटर के लिए, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन बना के भेजा है, पास करके इसके कैबिनेट ने, कि कृपया एमएस स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन की जाए एमएसपी की। आज भारत में किसान जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं 3 फार्म बिल्स को लेके। फार्म बिल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब फार्म बिल्स आए थे, ठीक है, फिर भी अगर फार्म बिल्स में अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो बिल्स में। अब उन बिल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन बिल्स में किसान को एक शंका है कि एमएसपी ना हटा दे सरकार, और यहां पे ओडिशा कैबिनेट ने क्या बोला, सरकार को बोला कि एमएसपी को इंक्रीज करो, ठीक है। जो रिकमेंडेशंस आई थी, आप कमेटी की रिकमेंडेशन मान रहे हो बट पूरी तो मानो, ये कहता है ओडिशा का कैबिनेट। तो कोई डाउट है किसी को इसमें? तो कौन से स्टेट ने, किस राज्य ने एमएसपी के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन भेजा है, रेजोल्यूशन पास करके भेजा है, वो राज्य है ओडिशा, वो राज्य है ओडिशा। तो एग्रीकल्चर की बात हम यहां पे कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मार्केट की। तो मार्केट में सबसे पहले आ जाते हैं वॉलमार्ट, बड़ी रिटेल मार्केट की कंपनी है वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट 2002 से लगभग भारत में घुसा हुआ है, ठीक है, 2002 में भारत में आया, उसके बाद 2008-9 में इसने अपना एक रिटेल होलसेल मार्केट स्टोर स्टार्ट किया, दैट इज बेस्ट प्राइस, ठीक है, बेस्ट प्राइस स्टार्ट किया इसने, दैट इज मित्तल्स के साथ मिलके। उसके बाद 2012-13 में इसने मित्तल्स को उसका पैसा दे दिया और खुद चलाने लगा सारा का सारा बेस्ट प्राइस। और उसके बाद 2018 में वॉलमार्ट ने खरीदा फ्लिपकार्ट, 77% स्टेक फ्लिपकार्ट में खरीदने वाली ये वही कंपनी वॉलमार्ट है, ठीक है, इसने फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक खरीदा था 2018 में, ये वही वॉलमार्ट कंपनी है जो आप फ्लिपकार्ट की ऑनर है।
तो वॉलमार्ट ने क्या बोला, वॉलमार्ट ने बोला कि 2027 तक ये इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको $10 बिलियन तक ले जाएंगे। देखिए वॉलमार्ट इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज में। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? दैट इज यूएस, कनाडा, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, यूके। इन सारी कंट्रीज में ये वॉलमार्ट अपने पोर्टल के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के चलते हुए प्रोडक्ट्स को लेके जाता है बाहर, ठीक है। और आज वॉलमार्ट का जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो है $3 बिलियन। वो है $3 बिलियन। यानी कि भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में $3 बिलियन की सहायता तो सिर्फ वॉलमार्ट करता है, सिर्फ वॉलमार्ट करता है, ठीक है। और ये वॉलमार्ट 2002 से करता आ रहा है, आज से नहीं कर रहा है। और अब वॉलमार्ट क्या कहता है, 2027 तक यानी कि आने वाले 7 सालों में वो अपने इस एक्सपोर्ट बिजनेस को 3 गुना बढ़ा देगा, 10 पे ले जाएगा, $10 बिलियन पे ले जाएगा। तो सीधी सी बात है, कौन सी कंपनी बात कर रही है? वॉलमार्ट बात कर रही है। कितना? इंडिया के एक्सपोर्ट को $10 बिलियन तक लेके जाने का। देखिए कोई टाइम होता था जब हमारा जो आयात होता था वो ज्यादा होता था निर्यात से, बट आज की कंडीशन ये है कि हमारा निर्यात ज्यादा है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारे इंपोर्ट से। हम इंपोर्ट को डिक्रीज करते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि भारत तो ज्यादातर इंपोर्ट करता है। नहीं, अब ऐसा नहीं रहा, अब भारत ज्यादातर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। हम ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी स्थिति थोड़ी चेंज हो रही है। अब हम डिपेंड कर रहे हैं किस पे? अब हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है? हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये वॉलमार्ट ने क्या बोला, $10 बिलियन तक का एक्सपोर्ट 2027 तक। आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो पूछ लेना, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है, कुछ भी है तो पूछ सकते हो न्यूज के रिगार्डिंग। न्यूज के रिगार्डिंग यूएस की कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम बात करते हैं जीडीपी रेट की। देखिए जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। तो हमारे पास एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस की है बेसिकली, ठीक है, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देखिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को क्रेडिट रेटिंग देती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बताती है, और उसी तरह से ये कंट्रीज का भी प्रेडिक्शन करती हैं, कंट्रीज की इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करते हैं। तो फिच रेटिंग्स ने क्या बोला? फिच रेटिंग्स ने बोला कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये 2020-21 में, 2020-21 या फिर फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना रहेगा? -9.4%। पहले इसने बोला था -10.5%, ठीक है। देखिए पहला हमारा जो Q1 था ऑफ दिस ईयर, उसमें आया था हमारा -23.9% एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट। उसके बाद Q2 आता है तो -7.5%। उसी के हिसाब से अब फिच ने भी चेंज कर दिया, फिच ने रिवाइज कर दिया, फिच ने अब रिवाइज कर दिया क्या? जीडीपी प्रेडिक्शन, जीडीपी प्रेडिक्शन। तो किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट गाइस? किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की प्रेडिक्शंस को नोट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने क्या प्रेडिक्शन किया है? -8%। बट ये कैलेंडर ईयर 2020 की बात है, दिस इज द कैलेंडर ईयर 2020। देखिए यहां पे हम एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली भी देख लेते हैं, ठीक है, वो दोनों चीजें। अब कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हुआ। और फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ। वो होता है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। कैलेंडर ईयर 2020 में -8%, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। मासात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है, मासात्सुगु असाकावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि 2021 में यानी कि अगले साल +8% की ग्रोथ। अभी -8, अगले साल +8। ये कौन कहता है? ये कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? बच्चे कोई डाउट है तो पूछ लो यार, डाउट नहीं पूछते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी कुछ भी डाउट है
तो पूछिएगा। नेक्स्ट, नोमुरा। देखिए नोमुरा एक जापानीज, ठीक है, जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जापान की, नोमुरा। तो नोमुरा ने क्या बोला, भारत, इंडिया 2021 में यानी कि अगले वर्ष एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है भारत। ये नोमुरा जो कि एक फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, इसकी प्रेडिक्शन है, इसने अनुमान लगाया है। तो इसका अनुमान क्या कहता है, 9.9% की ग्रोथ होगी भैया। ये नोमुरा कहता है कि ये भारत देश जो है ये एशिया के अंदर सबसे अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा 2021 में। अभी हमने एडीबी पढ़ा था, एडीबी बोल रहा था 8 पे, एडीबी ने 8 बोला, नोमुरा कह देता है 9.9। तो इस वैल्यूज को नोट करते चलना बच्चे, क्योंकि ये वैल्यूज आगे जाके काम आने वाली है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, स्पेस देके लिखना, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अलग से आप इनका एक अलग से चार्ट बना लो, वो ज्यादा बेटर रहता है, और वहां पे स्पेस छोड़ते जाओ ताकि जगह छोड़ के जब भी चेंज हो तो आप उसको चेंज करते जाओ, क्योंकि ये जीडीपी प्रेडिक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमें लगता है कि इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, बट इसकी बहुत वैल्यूएशन है। और उसके बाद कैलेंडर ईयर 2020 के लिए क्या कहता है नोमुरा, -7.1%, ठीक है। और एडीबी ने बोला था -8, इसने बोल दिया -7.1। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में -8.2। ये कैलेंडर ईयर था, ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि मैं बोलूंगा 2020-21 की बात कर रहे हैं। उसके बाद 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22, पॉजिटिव 11.9%। इतना ज्यादा ग्रोथ, क्या लगता है इतना ज्यादा ग्रोथ हो पाएगा? पॉजिटिव 11.9%, इतना ग्रोथ हो पाएगा? वी हैव अ टारगेट, इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 24-25। हमारे पास टारगेट भी है, तो उसके टुवर्ड्स बढ़ना है हमें, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसको तो अचीव करना पड़ेगा, तभी बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम नेगेटिव में चले गए इस साल। तो इस साल तो हम कितना नेगेटिव में दिखा रहे हैं, तो उसको कैच भी करना है, $5 ट्रिलियन की टुवर्ड्स बढ़ना भी है, तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच से आगे जाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद नोमुरा क्या कहता है, अब नोमुरा की एक और रिपोर्ट आती है इसके बाद। नोमुरा क्या कहता है कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार की आय और सरकार के खर्चे के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बोरोइंग्स। सरकार हर साल खर्चा तो ज्यादा कर देती है, इनकम उतनी हो नहीं पाती, तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, और सरकार की जो उधारियां हैं उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मतलब ईयर, फिस्कल ईयर, तो वो डेफिसिट हो गया मतलब कम रह गया, मतलब सरकार का जो बजट था वो कम रह गया, उसको पूरा करने के लिए सरकार को लेना पड़ता है लोन, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब लोन। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो नोमुरा के अकॉर्डिंगली भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है ये रहेगा 2020-21 में 8.6%। बट जब बजट का एस्टिमेट था इस साल का, सरकार ने कितना टारगेट किया था, अगर कोविड ना आता, सरकार कहती है कोविड आ गया, अब कोविड ना आता तो सरकार ने कितना टारगेट किया था, तो सरकार ने टारगेट किया था 3.5%। 3.5%, क्योंकि ये तो जितना डिक्रीज होगा उतनी बेटर चीज है, क्योंकि उतना ही हमारे देश के ऊपर कर्जा जो होगा कम होगा। बट आप देखिए सरकार ने टारगेट क्या किया, कितना पहुंच रहे हैं हम, 8.6%, 8.6% पहुंच रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे? तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसको फिर से डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि सरकार तो बोरिंग्स करती जा रही है। अब ये पैसा जाएगा तो जनता की जेब से ही जाएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं, जनता जो टैक्स देगी उसी से यहाँ पे पैसा कनेक्ट अप्रूव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद नोमुरा क्या कहता है, इसके बाद नोमुरा कहता है कि जो इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, प्राइसेस का इंक्रीज होना, द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन।
थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था सॉफ्टवेयर में, तो अब नाउ वी विल कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम नोमुरा की बात कर रहे थे, तो नोमुरा ने क्या बोला कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अब रहने वाला है 8.6%। 8.6% हो जाएगा भारत का फिस्कल डेफिसिट, यह नोमुरा का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, कैबिनेट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 चलाया था। ठीक है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, लोन देने के लिए, डिफरेंट कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों की हेल्प करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 चलाया, पहले 1, फिर 2, फिर 3। उसके अंदर एक स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कि जो लोग हैं, जो बेरोजगारी दर भारत में बढ़ी है कोविड-19 की वजह से, उसको कंटिन्यू करना, ठीक है, उसको मेंटेन रखना। तो इसी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने, कैबिनेट ने कुछ फंड, कुछ पैसा अप्रूव कर दिया, दैट इज 22,810 करोड़ रुपए। 22,810 करोड़ रुपए सरकार ने अप्रूव कर दिया। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये चलेगी 3 साल, 2020 से लेके 2023 तक ये स्कीम चलने वाली है। 2020 से लेके 2023 तक ये स्कीम चलने वाली है। अब इस स्कीम के अंदर 2020 से 2021 तक, यानी कि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की मैं अगर बात करूं तो 1584 करोड़ रुपए, 1584 करोड़ रुपीस सिर्फ इसी साल खर्च किए जाएंगे। बाकी का पैसा अगले 2 सालों में खर्च किया जाएगा। टोटल कितना खर्च करना है? 22,810 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाने का जो काम है उसको प्रोसीड किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, रोजगार। अब और क्या चीजें इसमें हेल्प करने वाली हैं? तो बेसिकली सरकार क्या करेगी? सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी, सरकार लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये सब्सिडी जो है दैट इज 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में, ठीक है, इस पीरियड के बीच में जो नए एम्प्लॉय भर्ती होंगे तो उसके लिए मिलेगी। ठीक है, 2 साल तक मिलेगा क्या? सब्सिडी। उसके बाद वो कंपनीज जिसके अंदर 1000 तक एम्प्लॉय है, वो कंपनी जिसके अंदर 1000 तक एम्प्लॉय है, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 1000 तक एम्प्लॉय है, तो 2 साल तक क्या करेगी सरकार? सरकार 2 साल तक 12% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये पे करेगी। और ऐसी कंपनी जिसमें 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, ऐसी कंपनी जिनके अंदर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उनके लिए सिर्फ एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार देगी। बाकी बेसिकली जिसमें 1000 से कम है उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर्स का भी। बट यहाँ पे 1000 से ज्यादा वाली एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ जो एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सरकार देगी, 12%। तो यह है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्कीम, दैट इज QRMP स्कीम, दैट इज फॉर द GST पेयर्स। देखिए जो GST पेयर्स होते हैं, जो GST की जिनके पास GSTN नंबर होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले 1.5 करोड़ रुपए तक, 1.5 करोड़ रुपए तक जिनका टर्नओवर होता था, 1.5 करोड़ तक, उनको क्या करना होता था? 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर होता था वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे, उससे ऊपर वाले मंथली रिटर्न फाइल करते थे। अब सरकार ने क्या किया? इस 1.5 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 5 करोड़। ये 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट होने वाली है, 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, यानी कि द 4th क्वार्टर ऑफ 2020-21 उससे ये इंप्लीमेंटेशन में आएगा। पहले 1.5 करोड़ की लिमिट थी, 5 करोड़ की कर दिया है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उसको क्या करना है? आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, बट ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स होती हैं। एक तो होती है GSTR 1 जिसमें हम रिटर्न फाइल करते हैं,
ठीक है। GSTR 1 होता है जिसमें रिटर्न फाइल होती है, इसको क्वार्टरली फाइल करना है। एक होता है GSTR 3B, इसमें क्या होता है GSTR 3B, एक ये फॉर्म भरना होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। इनको अब क्वार्टरली भरना है, इनको अब क्वार्टरली भरना है। बट जो टैक्स बनेगा आपका, ठीक है, इनका जो टैक्स बनेगा, टैक्स मंथली पेमेंट करनी है, टैक्स की पेमेंट मंथली होगी, रिटर्न फाइल होगी क्वार्टरली, 5 करोड़ तक की टर्नओवर के साथ, 5 करोड़ की टर्नओवर के साथ। ठीक है, तो सरकार क्या कहती है कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न्स को क्वार्टरली बेसिस पे भरना है, और दैट विल फ्रॉम द जनवरी 2021। ठीक है, इस क्वार्टर से शुरू हो जाएगा। अब सरकार ने बोला कि आप इनको SMS के थ्रू भी भर सकते हो, नया डिजिटल रिफॉर्म। देखिए अभी अभी ना GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिए गए हैं। GST काउंसिल का चेयरमैन होता है खुद फाइनेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमण जी इसकी चेयरमैन है। एंड GST काउंसिल इज अ बॉडी, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारत में GST को ऑपरेट करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन का काम करती है। GST काउंसिल इज मेड अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2021 से जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, रिटर्न तो क्वार्टरली होगी बट टैक्स जो है वो हर महीने पे करना है, एवरी मंथ। ठीक है, GST पेमेंट्स इनको हर महीने करनी है, GST की जो पेमेंट्स है वो इनको हर महीने करनी है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को इनोग्रेट कर दिया, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन कर दिया। अब आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। ये जो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है ये 29.4 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 2 कॉरिडोर इसके अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, टोटल जो लेंथ रहेगा इसका वो 29.4 किलोमीटर रहेगा। और ये बेसिकली जो ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट है, सिकंदर है, तो एक बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसे कई पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ मेट्रो चलेगा, ये मेट्रो चलेगा। ये 5 साल लगेंगे इसको बनाने के लिए, 5 साल लगेंगे इसको बनाने के लिए। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना है कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ पार्ट दिसंबर 2020 तक बनके तैयार हो जाएगा, दिसंबर 2020 सॉरी 22 तक, दिसंबर 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। और जो खर्चा रहने वाला है इसको बनाने के लिए वो रहेगा 8379.62 करोड़ रुपीस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एलोकेट किए हैं। तो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर द लेंथ, यू हैव टू रिमेंबर द अमाउंट एंड द टेन्योर, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हमारे जो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने 1.5 किलोमीटर के एक ब्रिज का इनोग्रेशन किया बिहार के अंदर, बिहार के अंदर। अब बिहार के अंदर एक नदी आती है सोन रिवर, और सोन रिवर के ऊपर देखिए, इस सोन रिवर के ऊपर 1.5 किलोमीटर तक का एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज को जो नाम दिया जाता है दैट इज कोइलवार ब्रिज, कोइलवार ब्रिज। तो इस कोइलवार ब्रिज को बनाया जाएगा, 3 लेन ब्रिज है ये, ठीक है। 266 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा 1.5 किलोमीटर के ब्रिज को बनाने के लिए, 266 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एंड इट विल कनेक्ट द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये किसको कनेक्ट करेगा? ये उत्तर प्रदेश को बिहार से कनेक्ट करने वाला है, उत्तर प्रदेश को बिहार से कनेक्ट करने। चलिए आगे देखते हैं। RTGS दैट इज रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। अब RBI ने अनाउंस कर दिया कि जो RTGS है ये 14 दिसंबर यानी कि आज से 24 घंटे वर्किंग करेगी। अभी RTGS कैसे काम करता है? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी कि बैंक आवर्स तक ये काम करता है, 6 बजे तक। उसके बाद RTGS वर्क नहीं करता, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो RTGS अब से 24/7 हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की तरफ और एक अच्छा मूवमेंट, ठीक है, डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाते हुए। RTGS का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख रुपए, मिनिमम ट्रांजेक्शन जो RTGS के थ्रू होती है वो होती है 2 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके अलावा RBI ने देखिए एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस होती है हमारी, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि हम जाते हैं
कहीं से भी हम मतलब फ्यूल डलवाया, ठीक है, मार्केट से कहीं शॉपिंग करी, तो एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट होती है जो कि हम 2,000 रुपये तक की कर सकते हैं। एक रिस्क फ्री होती रिस्क के साथ होता है कि 2,000 रुपये तक की पेमेंट के लिए आपको कोई भी अप्रूवल नहीं देना पड़ता, ठीक है, कुछ भी पिन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 2,000 तक की पेमेंट के लिए। अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 5,000, कर दिया जाएगा कब से? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से वो बढ़ा के हो जाएगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मात्सुत्सु ओसाका इसके प्रेसिडेंट है। तो कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इसने $190 मिलियन का लोन साइन किया है। $190 मिलियन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा कर्नाटका की सरकार को बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए। बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए $190 मिलियन का लोन ये देने वाला है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के अंदर बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए भी $2.5 मिलियन की टेक्निकल सहायता देगा, टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, टेक्निकल इक्विपमेंट जो भी लगेंगे भारत में बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी हेल्प जो है वो जापान का ये मनीला फिलीपींस का ये बैंक करेगा, एशियाई देशों का बैंक, एशियाई देशों का बैंक। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो रहेगा एशिया क्लीन एनर्जी फंड का, उसके बाद जापान, गवर्नमेंट ऑफ जापान क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया और नॉलेज पार्टनरशिप फंड, ये सब यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। और टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी बायो इथेनॉल बनाने के लिए, बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, बायो डीजल बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब कोविड-19 चल रहा है भारत में, तो हर तरफ एक ही मार है, कोविड की वैक्सीन, वैक्सीन आ जाए भैया, वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी को लॉन्च करा। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके लिए इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक $9 बिलियन का लोन देगा। $9 बिलियन फंडिंग करने वाला है ये एशिया डेवलपमेंट बैंक फॉर द एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी। तो ये इसके लिए देने वाला है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। इसके बाद एक फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच प्राइवेसी कंपनी है, दैट इज CNIL। इस CNIL ने गूगल एंड अमेजन के ऊपर $163 मिलियन और आई कैन से 135 मिलियन यूरोस, 163 मिलियन आई कैन से, या फिर हम इसको यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो 135 मिलियन यूरोस। दो कंपनीज, गूगल और अमेजन, गूगल और अमेजन। अब गूगल बेसिकली जो ओवरऑल है, और गूगल आयरलैंड जो है, ठीक है, ओवरऑल सर्च गूगल, और गूगल आयरलैंड के ऊपर इसने $100 मिलियन का फाइन, 100 मिलियन यूरोस का फाइन किया। और उसके बाद जो अमेजन है, ठीक है, अमेजन के ऊपर इसने फाइन किया है बाकी का 35 मिलियन यूरोस, 35 मिलियन यूरोस। तो बेसिकली ये फाइन क्यों किया गया? देखिए, ये फाइन किया गया है क्योंकि ये CNIL ने ये एलिगेशन लगाया है कि गूगल और अमेजन ने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऐड, ठीक है, इन्होंने कुकीज को स्टोर किया और उसके चलते हुए अपने मर्जी से, बिना परमिशन के, बिना सरकार की रेगुलेशन के, बिना फ्रांस गवर्नमेंट की परमिशन के, रेगुलेशन के, इन्होंने एड सर्विसेज को चलाया, एड सर्विसेज को चलाया। तो इसके चलते हुए इस फ्रेंच कंपनी ने, CNIL ने $163 मिलियन का फाइन, ठीक है, लगाया है गूगल और अमेजन पे, गूगल और अमेजन पे। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट। देखिए, कोटक महिंद्रा जो बैंक है, ठीक है, उसकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसने यहाँ पे लॉन्च किया है भारत का पहला इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, REIT, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट की मार्केट में देखिए, जो रियल एस्टेट मार्केट से बिल्डिंग्स को बनाना, ठीक है, तो इन सब में अगर मैं बात करूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो ऑफिशियल है, डाटा सेंटर है, वेयर हाउसिंग है, तो इन सब के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करेगा, ठीक है।
दिस इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड स्कीम, ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है बेसिकली, आई कैन सी दिस इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड स्कीम। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पैसा लगाएंगी, तो यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे आई कैन से कोटक इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स ऑफ फंड्स, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला इंटरनेशनल फंड्स ऑफ रियल एस्टेट फंड्स है, ठीक है। तो बेसिकली जापान बेस्ड एक कंपनी है, दैट इज स्माम एशिया सब ट्रस्ट फंड। तो ये यहाँ पे काम करेगी, ये यहाँ पे काम करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। स्माम एशिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सब ट्रस्ट फंड, ये एक बेसिकली लार्जेस्ट फंड है एशिया पैसिफिक रीजन का, बहुत बड़ा फंड है। और इसके चलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत सारा पैसा फंडिंग इकट्ठा करने का प्लान है, दैट इज बाय द कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है लेंस, बेसिकली लोन्स को इजीली वे में जल्दी से जल्दी देने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, लोगों को क्रेडिट देने के लिए। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो है मुद्रा योजना। तो जो छोटी एमएसएमईज है उनको 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो इजी वे में देने के लिए ये लेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। लेंस का मतलब ये है लैंडिंग सोल्यूशन, लेंस का मतलब क्या है, लैंडिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सिस्टम को स्टैंडर्डाइज वे में करके प्रोसेस को जल्दी से जल्दी लेके आएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी क्रेडिट सैंक्शंस करवाएगा और डॉक्यूमेंट्स को ऑटो जनरेट कर देगा, जल्दी से जल्दी सारे काम ये करवाने का काम करेगा। ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने एक फिनटेक कंपनी है रूपीफी, इसके साथ मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। किसके लिए? एमएसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिसके चलते हुए एक्सिस बैंक 1 से 2 लाख रुपए तक की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोवाइड करवाएगा। एंड जो पेमेंट पार्टनर रहेगा वो रहेगा वीज़ा, वीज़ा। तो बच्चों ये था द इकोनॉमिक जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2020। तो क्लास में अगर कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ आपको क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको हमारे पोर्टल पे चले जाना है, पोर्टल पे जाके आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।